बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पॉलिटिकल लीक्स विद शाहिद मलिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर सदारती निज़ाम लाओ मुल्क बचाओ टॉप ट्रेंड बना हुआ है। तो इस हवाले से आज हम मज़ीद बात करते हैं शाहिद साहब के साथ कि वो किस तरह का सदारती निज़ाम मुल्क में देख रहे हैं और क्या समझते हैं कि क्या सदारती निज़ाम आने से पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, हमारा लास्ट प्रोग्राम जो हमने सदारती निज़ाम के हवाले से किया उसके ऊपर सोशल मीडिया में हमने कल देखा कि वो टॉप ट्रेंड बना हुआ था और ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर सदारती निज़ाम लाओ मुल्क बचाओ को काफ़ी पजीराई मिल रही है और लगता है कि अवाम भी इसके बारे में सोच रहे हैं और हुकूमत में भी कुछ चल रहा है, क्योंकि हमने कल कुछ खबरें देखी कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई इमरजेंसी नाफिज करने जा रहे हैं और तीनों फौजी सरबराहान को उन्होंने बुलाया है। तो क्या अपडेट्स हैं इसके हवाले से आपके पास? जी मोहसिन साहब, बिल्कुल मैंने भी ये कल सारा सोशल मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इवन प्राइम टाइम जो शोज़ हैं उनके अंदर सदारती निज़ाम को डिस्कस होते देखा है। और मैं समझता हूँ ये कल जो टॉप ट्रेंड बना है सदारती निज़ाम का, ये समझ लें कि ये अवाम की आवाज़ खुलकर सामने आई है इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है। ये एक तरह से इसको आप अवामी रेफरेंडम भी कह सकते हैं और कहते हैं ना कि ज़बान खल्क नकार खुदा। तो ये मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का आगाज़ हो चुका है मुल्क में इस बहस का कि अब इस मौजूदा निज़ाम से अवाम जो है वो तंग आ चुके हैं। और मैंने जैसे पहले कहा कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत भी बहुत से ममालिक में कामयाबी से चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये कामयाब नहीं हो सका, जिसकी वजह हमारे हुक्मरानों की करप्शन और इस निज़ाम का जो फेलियर है ये अवाम को डिलीवर नहीं कर सका और लोग इस निज़ाम से अब उकता चुके हैं, तंग आ चुके हैं। ये निज़ाम फरसुदा हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, तो इसलिए लोग तब्दीली चाहते हैं। हमारी आवाम जो है ना बेसिकली हर चंद साल के बाद तब्दीली चाहती है, हुकूमतों की शक्ल में भी और निज़ाम की शक्ल में भी। और माजी में जैसे मैंने पहले गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा कि इसमें 3-4 तजर्बात हो चुके सदारती निज़ाम के, सदर अयूब साहब के दौर में और सदर ज़ियाउल हक साहब के दौर में और सदर मुशर्रफ के दौर में। लेकिन वो सदारती निज़ाम जो थे प्योर सदारती निज़ाम नहीं थे, खालिस सदारती निज़ाम नहीं थे, बल्कि मिक्सचर था, एक चूँ चूँ का मरबा था जिसमें सियासी पार्लिमानी निज़ाम भी हमें नज़र आया, असम्बलीज़ भी नज़र आई, वज़ीर आज़म भी नज़र आए और वो जमहूरियत भी यानी था, मार्शल लॉ भी था, सदारती निज़ाम भी था। तो एक मिक्सचर सा था, खिचड़ी सी थी। तो अब जो अवाम सदारती निज़ाम का तकाज़ा कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं, यानी एक ऐसा सदारती निज़ाम जिसमें किसी किस्म की सियासी मदाखलत ना हो और वो हुकूमत जो है वो आवाम के जो मसाइल रोज़ बरोज़, जो महंगाई बढ़ रही है, जो पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, जो डॉलर के प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही और जो आवाम के दीगर सेहत के तालीम के और जो बुनियादी मसाइल हैं आवाम के, तो ताकि वो हल हो सकें। तो हमारे यहाँ जो अभी तक ये पिछला पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है जिसको हम पिछले 30-40 साल से जब से मैंने होश संभाला देख रहा हूँ, तो वो इसी तरह है मोहसिन साहब के जिस तरह अगर आप शहद की खाली बोतल में शराब डाल दें तो वो शहद नहीं बनता, यानी वो शराब ही रहेगी, सिर्फ उस बोतल जो है उसके ऊपर शहद या हनी लिखा हुआ है। इसी तरह हमारे मुल्क में जो पार्लिमानी निज़ाम या हम जिसको जमहूरियत कहते हैं, वो हमारी हुकूमतों ने जमहूरियत का लिबादा तो ओढ़ रखा था, पार्लिमानी निज़ाम का लिबादा तो ओढ़ रखा था, लेकिन इनके अंदर बादशाहत थी। एक सियासी जमातों की शक्ल में बादशाहत हम पे मुसल्लत कर दी गई थी और कोई अवाम जो है वो बादशाह सलामत के सामने जुर्रत के साथ या अवाम जो है वो खुलकर, ये इवन वज़रा जो थे, अरकान असम्बली जो थे, वो भी अपनी जमातों में उस बादशाहत के आगे बेबस नज़र आए। तो इसलिए अब वक्त आ चुका है कि मुल्क में ये मुक़्तदर हल्के जो हमारे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो गई, जुडिशरी हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई और जो भी ताकतें हैं, मीडिया को भी इसमें आवाज़ में शामिल होना चाहिए और एक ऐसा निज़ाम वज़ा करना चाहिए, एक ऐसा निज़ाम लाना चाहिए जिससे आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो एड्रेस हो सकें, उनको आवाम को फ़ायदा पहुँच सके, बजाय कि MNA और MPAs और मिनिस्टर्स जो हैं वो फ़ायदा उठाते रहे और अरबों खरबों लूट कर इस मुल्क से पैसा, जो आवाम का पैसा बाहर के ममालिक में शिफ्ट होता रहे। उससे बेहतर है कि आप एक ऐसा निज़ाम ले आएँ जिसमें कि ये एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए, बल्कि इसके ऊपर शायद काम शुरू भी हो गया। कल कुछ खबरें मैंने सोशल मीडिया पर देखी कि शायद इमरान खान साहब भी इस हवाले से कुछ सीरियसली सोच रहे हैं और उन्होंने कुछ मशावरत भी की है। और कल तो इस तरह की भी खबरें थी कि शायद इमरान खान साहब ने आज कुछ तीनों जो चीफ्स हैं अफवाज पाकिस्तान को, उनको आज बुला लिया है और कुछ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बुला लिया और इस हवाले से अभी र्यूमर चल रहे हैं। अभी कबल वक्त कहना है कोई इस हवाले से। लेकिन ऐसा आपने अवाम की बात की कि अवाम बहुत जल्द उकता जाती है और तब्दीली की बात करती है,
तो आप क्या समझते हैं कि अगर सदारती निज़ाम आ जाता है तो हमारे मुल्क के तमाम मसाइल रातों रात हल हो जाएंगे, जिस तरह आज से चंद साल पहले पीटीआई से लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि वो आएगी तो सब कुछ ठीक कर देगी? क्या आप नहीं समझते कि जब तक अवाम खुद ठीक नहीं होती तब तक अपने मुल्क के मसाइल, जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं, वो ठीक नहीं हो पाएंगे? ये मोहसिन साहब बड़ा प्यारा सवाल आपने किया। देखें, इसमें ना मैं अवाम को कसूरवार ठहरा सकता हूँ, ना इसमें हुकूमतों को। ये एक मुश्तरका अमल है जिसमें अवाम भी किसी हद तक कसूरवार हैं और जो हुकूमतें हैं जो अवाम को अपने मैनिफेस्टो के ज़रिए, मंशूर के ज़रिए एक सब्ज़ बाग दिखाते हैं, एक जन्नत के का मंजर पेश करते हैं कि हम आएंगे हुकूमत में तो दूध की नहरें बहा देंगे और हर तरफ खुशहाली खुशहाली होगी। तो वो हुकूमतें भी जो ही इक़्तिदार में, यानी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर हलफ उठाता है उससे अगले दिन मैनिफेस्टो जो है वो डस्टबिन में फेंक दिया जाता है पार्टी का जो मंशूर है, और बस चल चलाओ जो है ना एक निज़ाम के कहाँ से पैसा कमाना है, कहाँ से खाना है। तो बड़ी ये एक बदकिस्मती है हमारे निज़ाम में कि हम अब पार्टी मंशूर के मुताबिक नहीं चलते, जो हमने मंशूर में अवाम से वादे किए होते हैं उसके मुताबिक नहीं चलते। और ये निज़ाम से हमारी अवाम इसलिए भी उकता जाती है कि इसका जो टेनोर है वो 5 साल बहुत बड़ा, यानी एक मुद्दत, आईनी मुद्दत। इसको अगर हम कम करके 3 साल पे ले आएँ तो मैं समझता हूँ हर हुकूमत अपना टेनोर और हर प्राइम मिनिस्टर अपना टेनोर बासानी पूरा कर सकते हैं। आप क्या नहीं समझते कि बहुत शॉर्ट हो जाएगा? हम दीगर ममालिक में देखते हैं 4 साल एक ऐसा आप कह लें दौरे हुकूमत है कि जो कि काफ़ी होता है, अवाम भी ठीक रहती है और हुकूमत भी अपने जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है। देखिए मोहसिन साहब, वो ममालिक जो है ना वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और वहाँ पे ये निज़ाम खूबसूरती से चल रहा है। हमने अभी इसका ट्रायल करना है, तो हमें अभी इनिशियली इसको 3 साल का अगर हम टाइम फ्रेम दे दें, ये मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, करना तो उन्होंने जिन्होंने ये निज़ाम वज़ा करना है, बनाना है। 3 साल से ये होगा कि 1 साल तो आप देखते हैं जब भी कोई नई हुकूमत आती है 1 साल तो बिल्कुल यानी अच्छे तरीके से गुजार लेती है। 1 साल के बाद ही ये सारे बुरान और ये सारी साजिशें और ये सारे स्क्रिप्ट और ये सारी जो हुकूमत का चलना मुहाल करती हैं पोजीशन, वो 1 साल के बाद सिलसिला शुरू होता है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि 1.5-2 साल तो हुकूमत इन बुरानों से भी निकल जाती है और गुजार लेती है। 3 साल के बाद इलेक्शन, अपोजिशन भी सब्र कर लेगी कि 3 साल के बाद इलेक्शन आएंगे तो हम नए सिरे से सियासी मैदान में अपना हक लेंगे। तो 3 साल की मुद्दत मेरे ख्याल इनफ है। और आपको पता है कि जो ज़िली हुकूमतें भी मुशर्रफ साहब के दौर में थी उनकी मुद्दत 3 साल के लिए रखी गई थी। जो हमारे बने थे नाज़म पंजाब में और पूरे मुल्क में नाज़म जो बने थे बलदियाती इलेक्शन के ज़रिए, तो 3 साल की उनकी आईनी मुद्दत थी। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा बेहतरीन, किसी भी हुक्मरान को, किसी भी सियासी जमात के लिए बेहतरीन मौका है। वो 3 साल में अपना जो लाए अमल है या अपना उनका जो मंशूर है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें अगर सिंसेरिटी के साथ, सिद्के दिल से, तो कर सकते हैं। अच्छा शाहिद साहब, आप अगर हम बिलफर्ज जिस तरह की इतलात आ रही हैं और ये सदारती निज़ाम मुल्क में नाफिज हो जाता है या इसके बारे में कोशिशें जारी रखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किस किस्म का सदारती निज़ाम पाकिस्तान में आना चाहिए? क्या वो अमेरिका बेस्ड जो है उस तरह का होना चाहिए या कोई और आपके जहन में खाका है कि इस तरह का अगर सदारती निज़ाम हो तो वो पाकिस्तान में कामयाब रहेगा? देखिए मोहसिन साहब, सदारती निज़ाम की डेफिनेशन तो वही है जो इस वक्त अवाम या जो पूरी दुनिया में है। लेकिन अगर आप मुझसे मेरी ज़ाती राय पूछें तो मैं सदारती निज़ाम से भी थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले जो 2-3 सदारती निज़ाम हम देखे हैं वो भी नाकाम हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस बार एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए, वो जिन हलकों ने भी ये निज़ाम बनाना है, चाहे वो पार्लियामेंट बनाए, चाहे वो सदर पाकिस्तान बनाए एक उस आर्डीनेंस के ज़रिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस किसी जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए बनाए, या प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए अनाउंस करे। जिस तरीके से बनाया जाए तो ये निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि जो कि हमें बार बार ये तजर्बात से ना गुजरना है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 30-40 सालों से ICU में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तानी अवाम, तो आप जिस तरह हमारे यहाँ ये आम माशरे में देखा जाता है कि अगर मरीज़ को एक डॉक्टर से आराम नहीं आ रहा तो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। अगर उसे कोई हकीम का पता दे कि जी फलां हकीम से आप चेकअप कराएं, वो हकीम के पास जाता है। अगर उसे कहे जी आप फलां पीर साहब से दम करवाएं तो वो वहाँ भी जाते हैं, क्योंकि बीमार जो है वो चाहता है मुझे कहीं से सेहत शफायाब में हो जाऊँ। बेशक शफा में जाना वल्ला है, लेकिन इंसान अपनी कोशिश करते हैं कि कहीं से उनका मरीज़ ठीक हो जाए। इस तरह पाकिस्तान के ऊपर भी अब तक बहुत तजर्बात किए जा चुके हैं और उन्हीं तजर्बात की रोशनी में पाकिस्तान आज ICU में पड़ा हुआ है। तो अब एक ऐसा तजर्बा हम नहीं कर सकते जिससे ये मरीज़ जहाँ बहक हो जाए, बल्कि हमें एक ऐसा तजर्बा करना होगा, एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देना होगा। जिस तरह एक मरीज़, सीरियस मरीज़ के लिए अकेला डॉक्टर नहीं बल्कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाता है जिसमें 3-4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं वो मिलकर उसका इलाज दरियाफ्त करते हैं। तो उससे हमने देखा कि अक्सर मरीज़ जो है सेहतयाब हो जाते हैं। अब पाकिस्तान में भी अकेला या ना सदर पाकिस्तान इसको ठीक कर सकता है, ना मिलिट्री
इस्टेब्लिशमेंट इसको ठीक कर सकती है, ना इसको जुडिशरी ठीक कर सकती है, और ना इसको पार्लियामेंट ठीक कर सकता है। मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय में अगर पूछा जाए तो मैं एक वक्त सदारती निज़ाम प्लस जुडिशल मार्शल आर्ट जो है, मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि एक ऐसा निज़ाम लाया जाए जिसमें सदर पाकिस्तान जो है वो ऐवान सदर जो है वो पावर का सरचश्मा हो, वहाँ पे सारे इख्तियारात हों, लेकिन उसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो भी उसमें शरीक हों, और एक जो है हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी इसमें शरीक किया जाए, क्योंकि जब इन लोगों को आप इसमें इक़्तिदार में शरीक करेंगे तो फिर ना अदालत आपके खिलाफ फैसले देगी, ना ब्यूरोक्रेसी आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेगी, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जहाँ तक अफवाज पाकिस्तान की बात है वो अगर फ्रंट पे नहीं आना चाहते तो इन तीनों के बैक एंड पे खड़े होकर अपनी सपोर्ट इनको दें। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा खूबसूरत निज़ाम बनेगा कि जिसमें अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट जो यानी इलेक्शन के ज़रिए सदर मुंतखब होगा, जो भी सियासी जमात मुंतखब होकर अपना सदर बनाएगी, तो ये एक ऐसी ताकत बनेगी कि जिससे इंशाल्लाह मसाइल आपके दिनों में, हफ्तों में इंशाल्लाह हल होंगे। और मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि आप पाकिस्तान लेवल पे एक 3 रुकनी जो है वो इंतज़ामी जिसको कह लें, जिसमें सदर पाकिस्तान उसको हेड करें और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और जो एक नई सीट क्रिएट कीजिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिससे सुबह में चीफ सेक्रेटरी होता है तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है प्राइम मिनिस्टर के साथ, लेकिन उसको अब आप प्राइम सेक्रेटरी का ओहदा दे दें कि वो जिस तरह सुबह में चीफ सेक्रेटरी, इस तरह चीफ मिनिस्टर की निस्बत से चीफ सेक्रेटरी, इस तरह प्राइम मिनिस्टर की निस्बत से एक प्राइम सेक्रेटरी होना चाहिए जो कि ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करे। और ब्यूरोक्रेसी को आपने देखा है कि पॉलिटिशियंस हमारे कंट्रोल नहीं कर पाते, और ब्यूरोक्रेसी जो है अक्सर जहाँ आप करप्शन में अगर एक हो जाए मिनिस्टर और सेक्रेटरी एक हो जाए फिर तो वो चलते हैं, लेकिन अगर जहाँ उनके इख्तलाफात पैदा हो जाए तो ब्यूरोक्रेसी निज़ाम में रुकावटें खड़ी करती है। इस तरह अदलिया के साथ अगर ऐवान सदर के या प्राइम मिनिस्टर के तल्लुकात ख़राब हो तो हुकूमत की कोई कानून साजी करती है तो अदलिया उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर देती है, हुकूमत किसी को सज़ा देना चाहती है, अदलिया उसको बैरून मुल्क भिजवा देती है इलाज के लिए। तो अगर ये एक मैं जो मेरी ज़ाती राय में कि पाकिस्तान में ऐवान सदर और सुप्रीम कोर्ट और जो ब्यूरोक्रेसी है इनका एक मुश्तरका एक निज़ाम वज़ा किया जाए, और इसी को अगर मैं मोहसिन साहब आगे सूबों में लाऊं तो मेन स्ट्रीम में वफाक में सदर पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्राइम सेक्रेटरी जो होंगे ब्यूरोक्रेसी को जो हेड करेंगे ग्रेड 22 का ऑफिसर, वो इसको लीड करें। सूबों में इसको शक्ल इस तरह बनेगी कि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं और जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, इस तरह कराची हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है और कोयटा हाई कोर्ट है, उनके जो चीफ जस्टिस साहब हैं और उन सूबों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं और उन सूबों का जो IG है, यानी ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी 2 चीज़ें, एक हमारा जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में DMG ग्रुप होता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, और एक हमारी पाकिस्तान पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है। तो इनको अगर आप सूबों में IG, चीफ सेक्रेटरी और चीफ जस्टिस और एक गवर्नर, ठीक है, ये 4 शक्लों में अगर आप इनको यहाँ टीम बना दें। साहब आप क्या नहीं समझते कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चारों एक वक्त में? अगर इससे बेहतर क्या ये नहीं है कि इदारे अपने अपने डोमेन में रह के अपना अपना काम अगर सही तरीके से करें तो वैसे ही मुआशरा हमारा ठीक हो जाएगा, लाइक लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाए सुप्रीम कोर्ट से या अदालतों से, तो वहाँ पे उनके मसले हल हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी में अगर आवाम के मसाइल जो उनकी ज़रूरियात है वो पूरी हो जाएं तो उनके मसाइल हल, और हुकूमत जो है, जो सदर है, वो सिर्फ कानून साजी करें और मुल्क को आगे लेकर चलें। तो क्या इस तरह ज़्यादा बेहतर नहीं है बजाय इसके कि इनको हुकूमत में स्टेक होल्डर इस तरह डायरेक्ट बना दिया जाए? देखिए मोहसिन साहब, मैंने आपको पहले कहा कि ये जो है स्टेक होल्डर्स बनाना ज़रूरी बन गया, वक्त की ज़रूरत है। और इदारों का टकराव आपने माजी में देखा है कि इदारे किस तरह एक दूसरे से टकराते हैं। हमारा पार्लियामेंट अदलिया से टकराया, ऐवान सदर से टकराते रहे, 58(2)B की शक्ल में सदर जो है असम्बलियाँ तोड़ते रहे, सुप्रीम कोर्ट जो हुकूमतों को घर भेजता रहा, वज़ीर-ए-आज़म को नाहिल करता रहा, ब्यूरोक्रेसी रुकावटें डालती रही, पुलिस अपनी मानियाँ करती रही। तो वक्त आ गया कि अब एक मुश्तरका एक हुकूमत बनाई जाए जिसमें, क्योंकि आपने बहुत सी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल या इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनी देखी होंगी जिसमें वो एम्प्लॉइज़ का शेयर रखते हैं, और आम एम्प्लॉई जो है उसकी परफॉर्मेंस और जिसमें एम्प्लॉई को शेयर होल्डर बना दीजिए उस कंपनी की परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि आवाम समझते हैं ये हमारी अपनी कंपनी, हमारे इसमें शेयर है। इसी तरीके से मैंने जैसे आपको कहा कि कौमी सतह पर, सूबाई सतह पर और ज़िली सतह में मैं आपको बताऊँ कि डिप्टी कमिश्नर और DPO जो पुलिस का हेड होता है, डिप्टी कमिश्नर जो इंतज़ामिया का इंचार्ज होता है और सेशन जज जो जुडिशरी का इंचार्ज होता है, यही टीम वर्क जो है वफाक से लेकर सूबों से लेकर ज़िले तक, और ज़िले से नीचे अगर आप तहसील या टाउन लेवल पर आ जाएँ वहाँ
एसपी और असिस्टेंट कमिश्नर और जो है सीनियर सिविल जज या सिविल जज, उनकी एक टीम बनती है। और ये इतनी प्यारी आपको मैं समझता हूँ एक निज़ाम ये डिलीवर करेगा आवाम को, क्योंकि सब खुद को शरीक इक़्तिदार समझेंगे और सब अपना फ़र्ज समझेंगे, और वो आवाम को अदलिया भी देखेगी कि ये चीज़ आवाम के मसाइल से टकरा रही है, आवाम और इससे तंग है, तो अदलिया भी उसके ऊपर कानून साजी करेगी और किसी नाजायज़ स्टे ऑर्डर की शक्ल में किसी को छुपने की इजाज़त नहीं देगी। इस तरीके से इंतज़ामिया भी जब खुद उसमें शरीक होगी तो महंगाई को कंट्रोल करेगी, क्योंकि महंगाई कंट्रोल करना बेसिकली इंतज़ामिया का काम है और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना बेसिकली अदालतों का, पुलिस का काम है। तो जब ये दो मेन चीज़ें आप लॉ एंड ऑर्डर को और महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। और ये मेरा एक ज़ाती ख्याल है, इसके ऊपर मजीद भी बहस की जा सकती है, अवाम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, इसको जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इसके ऊपर डिस्कशन करके इसको मजीद निखार सकती है। जी शाहिद साहब, हम अपना प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आवाम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो क्या समझते हैं, जो आपने मशवरा दिया है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या इसमें कोई मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, या जो शाहिद साहब कह रहे हैं वो इससे एग्री करते हैं, या उनके जहन में क्या ख्यालात हैं कि हुकूमत या सदारती निज़ाम जो है वो किस किस्म का होना चाहिए। नाज़रीन, ये इस वक्त एक हॉट टॉपिक है और इस पर मज़ीद हम गुफ्तगू आगे करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें, लेकिन इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।